Hello students, this is Dr. Anju Beniwal, Assistant Professor Sociology, Government Meera Girls College, उदयपुर। आज हम BA सेकेंड ईयर के पेपर फर्स्ट में असहभागी अवलोकन को पढ़ेंगे। इससे पूर्व के वीडियोस में हमने अवलोकन के बारे में पढ़ा था कि अवलोकन जो है वो तथ्य संकलन की एक प्रविधि है, एक टेक्निक है। जब भी कोई रिसर्चर किसी विषय को लेकर रिसर्च करने जाता है, अनुसंधान करने जाता है, तो वह उस विषय से संबंधित तथ्यों को, सूचनाओं को, जानकारी को इकट्ठा करता है और उस तथ्य, सूचना, जानकारी को इकट्ठा करने का एक तरीका अवलोकन भी हो सकता है। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टेक्निक है, क्योंकि हम मानते हैं कि आँखों देखी बात जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है कानों सुनी बात के बनिस्बत। तो हमने इससे पूर्व के वीडियोस में देखा था कि अवलोकन किसे कहते हैं, अवलोकन के मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या हैं और अवलोकन के प्रकार क्या हैं। अवलोकन के प्रकार में हमने 3 प्रकारों का उल्लेख किया था: पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन एंड क्वासी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, जैसा कि उसके नाम से ही पता चल रहा था कि जिसके अंदर अनुसंधान करता जिस भी समूह का अध्ययन करता है उस समूह का हिस्सा बनकर ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करता है। आज हम नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन पढ़ेंगे कि असहभागी अवलोकन क्या होता है। जैसे कि आपको बताया था कि अवलोकन इट डील्स विद द 5 मेजर सेंसरी ऑर्गन्स। ये जो 5 हमारे प्रमुख सेंसरी ऑर्गन्स हैं, साइट, स्मेल, टच, टेस्ट एंड हियरिंग, इन 5 सेंसरी ऑर्गन्स पर और उनके फंक्शनिंग पर डील करता है। ये सिर्फ मेजरमेंट्स और नंबर्स को इन्वॉल्व नहीं करता, बल्कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स, गुणों को इन्वॉल्व करता है। यानी ऑब्जर्वेशन के अंदर हम लोग गुणों को देखते हैं, मेजरमेंट्स और नंबरों को नहीं देखते हैं। अब हम बात करते हैं असहभागी अवलोकन की, कि असहभागी अवलोकन क्या होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सहभागी अवलोकन के अंदर अनुसंधानकर्ता जिस भी समूह का अध्ययन करता है उस समूह विशेष में जाकर रहता है, लोगों के बीच में रैपो बिल्ड करता है और उसके बाद स्वयं उस समूह का हिस्सा बनकर ज़्यादा से ज़्यादा सूचनाएं, तथ्य, जानकारी इकट्ठा करने का प्रयास करता है। लेकिन असहभागी अवलोकन उसके जस्ट विपरीत टेक्निक है, उसकी जस्ट अपोजिट टेक्निक है, जिसके अंदर अनुसंधानकर्ता तटस्थ भाव से समूह के क्रियाकलापों का अध्ययन करता है। वो समूह का हिस्सा नहीं बनता है, बल्कि दूर बैठकर उस समूह के क्रियाकलापों का अध्ययन करता है। वह समूह की क्रियाओं में भाग नहीं लेता, एक मौन दर्शक के रूप में सिर्फ अवलोकन करता है और जो कुछ भी देखता है, सुनता है एवं प्रतिक्रियाएं करता है, उन सब का अवलोकन करता है। उसे अपनी लेखनी से लिखता जाता है। दूर बैठा हुआ समूह के समस्त बाहरी पहलुओं का अध्ययन करता है। एक मनोवैज्ञानिक बच्चों की क्रियाओं का अध्ययन करने के लिए अलग से बैठकर अवलोकन कर सकता है। वैसे वह समूह के बीच में रहता है, परंतु उस समूह का अभिन्न अंग नहीं बनता। इस पद्धति द्वारा अनुसंधानकर्ता स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होकर अध्ययन करता है। क्योंकि वो उस ग्रुप का हिस्सा नहीं बनता है, इसलिए दूर से स्टडी करता है तो स्वतंत्र होता है, और चूंकि हिस्सा नहीं बनता है इसलिए पक्षपात करने की संभावना भी नहीं रहती, इसलिए वह निष्पक्ष होकर अध्ययन करता है। अब हम बात करते हैं असहभागी अवलोकन के गुणों की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सहभागी अवलोकन पद्धति के भी कुछ गुण होते हैं, दोष होते हैं, वैसे ही असहभागी अवलोकन पद्धति के भी कुछ गुण और दोष होते हैं। किसी भी पद्धति में हम संपूर्णता नहीं देख सकते, हर पद्धति के अपने कुछ गुण दोष पाए जाते हैं। तो हम सबसे पहले असहभागी अवलोकन पद्धति के गुणों की बात करते हैं। मेरिट्स ऑफ नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। सबसे पहला गुण और प्रमुख गुण है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष अध्ययन।
अनुसंधानकर्ता समूह की भावनाओं से प्रभावित नहीं होता, अतः उसका अध्ययन निष्पक्ष और स्वतंत्र होता है। क्योंकि इसके अंदर अनुसंधानकर्ता उस समूह का हिस्सा नहीं बनता है, उस समूह के लोगों के साथ उठता बैठता नहीं है, तो उनकी भावनाओं से प्रभावित नहीं होता, उनके साथ इमोशनली अटैच नहीं होता। तो ऐसी कंडीशन के अंदर पक्षपात की संभावना नहीं रहती। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सहभागी अवलोकन के अंदर अनुसंधानकर्ता उस समूह का हिस्सा बन जाता है और उनके क्रियाकलापों में सक्रिय सदस्य के रूप में भाग लेने लगता है। तो जब भी आप किसी ग्रुप का हिस्सा बन जाते हैं, उसके सक्रिय सदस्य बन जाते हैं, तो उस कंडीशन में कहीं ना कहीं आप उस समूह के सदस्यों के भावनाओं से जुड़ जाते हैं। और जब आप भावात्मक रूप से लोगों से जुड़ जाते हैं तो उस कंडीशन में निष्पक्ष होकर अध्ययन करना बहुत मुश्किल होता है। एंड चूँकि वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि हम बहुत जल्दी किसी से जुड़ जाते हैं और जुड़ने के बाद हम उसके अवगुणों को छुपाने की कोशिश करते हैं और उसके गुणों को उभारने का प्रयास करते हैं। ऐसी कंडीशन में हम निष्पक्ष अध्ययन नहीं कर पाते। सेकंड है अधिक विश्वसनीय। इस पद्धति के अंतर्गत संकलित की गई सूचनाएं जो हैं वो अधिक विश्वसनीय होती हैं, क्योंकि अनुसंधानकर्ता एक मौन निरीक्षणकर्ता के रूप में क्रियाओं का अवलोकन दूर से बैठकर करता है। अगर वो उस समूह का हिस्सा बन जाता है तो उस कंडीशन में जो सूचनाएं हमें प्राप्त होती हैं वो उतनी ज़्यादा विश्वसनीय नहीं रह पाती, क्योंकि कई बार जब आप किसी समूह का हिस्सा बनते हैं तो लोग आपके सामने अपनी कुछ चीज़ों को छुपाने का भी प्रयास करते हैं। वो थोड़ा सा कॉन्शियस भी हो जाते हैं अपने बिहेवियर को लेकर कि कहीं उनके बिहेवियर का आपके मन मस्तिष्क पे कुछ गलत असर ना पड़े, कहीं आप उनके लिए कुछ गलत ना सोचना शुरू कर दें। तो ऐसी कंडीशन में उनका बिहेवियर जो होता है वो आर्टिफिशियल होने की संभावना बन जाती है कि वो थोड़ा सा कृत्रिम बिहेवियर शो करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो हमें रिज़ल्ट मिलते हैं वो कई बार विश्वसनीय नहीं होते। लेकिन जब किसी को ये पता नहीं होता है कि कोई उसको ऑब्ज़र्व कर रहा है तो ज़्यादा नेचुरल तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी क्लास में कैमरे लगे हुए हैं लेकिन आप इस चीज़ से बिल्कुल अनभिज्ञ हैं कि आपकी क्लासरूम में कैमरे लगे हुए हैं, तो आप बिल्कुल, टीचर आपकी क्लास में नहीं है तो आप बिल्कुल नेचुरल बिहेव करेंगे। आप जैसा नेचुरली इन द एब्सेंस ऑफ टीचर आप क्लास में बिहेव करते हैं वैसा बिहेव करेंगे। लेकिन अगर आपको ये पता चल जाए कि वो कैमरे वर्क कर रहे हैं और कोई आप पर नज़र रखे हुए है, कोई आपके बिहेवियर को देख रहा है, तो उस कंडीशन में आपका बिहेवियर उतना नेचुरल नहीं रहेगा। वही चीज़ यहाँ पर भी होती है कि अगर हमें लगता है कि कोई बाहर का व्यक्ति हमारा अध्ययन कर रहा है तो उस कंडीशन में हम अपने नेचुरल बिहेवियर को, काफ़ी कुछ अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। इतना खुलकर हम गुस्सा नहीं कर पाएंगे, इतना खुलकर हम अपने कैरेक्टर को शो नहीं कर पाएंगे जितना खुलकर हम इन द एब्सेंस ऑफ स्ट्रेंजर कर पाएंगे। नेक्स्ट इज समय, शक्ति व धन की बचत। क्योंकि इसमें आपको फुल टाइम रहना नहीं पड़ता है तो आपको टाइम भी कम लगता है, धन की भी आपकी बचत होती है और उतनी एनर्जी भी नहीं लगानी पड़ती। जब आप किसी समूह का हिस्सा बनते हैं तो उस समूह के अंदर अपनी उपस्थिति को दर्ज कराने के लिए, उस समूह के सदस्यों के द्वारा स्वीकार किए जाने के लिए आपको बहुत सारी एनर्जी लगानी पड़ती है, बहुत कुछ सोचना पड़ता है, बहुत इस तरह के बिहेवियर भी करने पड़ते हैं जो आप नहीं चाहते हैं, वो सब एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व होना पड़ता है जो कि आप नहीं चाहते हैं। बहुत कुछ आपको वो सब देखना और सुनना भी पड़ता है जो आप नहीं चाहते हैं, और एक लंबे टाइम तक आपको उनके साथ रहना पड़ता है, क्योंकि आप किसी को भी 1-2 दिन उसके साथ रह के उसको जज नहीं कर सकते। जैसे आप किसी से फर्स्ट मीटिंग में मिलते हैं और आप कहते हैं कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, लेकिन जब आप उस व्यक्ति के साथ रहना शुरू करते हैं तो आफ्टर दैट यू केम टू रियलाइज़ कि नहीं, ये इतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा मुझे फर्स्ट 2 डेज़ में लगा था। तो दिस इज़ समथिंग लाइक दैट कि आपको किसी भी व्यक्ति को समझने के लिए उसके साथ लंबे समय तक रहना होता है, क्योंकि अगर कोई आर्टिफिशियल बिहेवियर शो भी कर रहा है तो एक लंबे समय के बाद उसके लिए मुश्किल होता है कि वो उसको कंटिन्यू रख पाए। तो सहभागी अवलोकन में चूँकि बहुत लंबे समय तक आपको लोगों के साथ में रहना पड़ता है, तो ये इसके अपोजिट है
यहाँ आपको ज़्यादा लंबे समय तक लोगों के बीच में नहीं रहना पड़ता है, तो उस कंडीशन में आपका समय, शक्ति और धन तीनों की बचत होती है। लास्ट वन इज़ पक्षपात की संभावना कम। अनुसंधानकर्ता समूह की घटनाओं में स्वयं भागीदार नहीं होता, अतः उसके अध्ययन में पक्षपात की संभावना कम रहती है। मैंने जैसा आपको बताया कि जब आप किसी समूह का हिस्सा बनते हैं तो इमोशनली उस समूह के लोगों के साथ अटैच हो जाते हैं, और जब आप इमोशनली किसी के साथ अटैच हो जाते हैं तो वहाँ पर पक्षपात की संभावना बढ़ जाती है। अब चूँकि आप इसमें समूह का हिस्सा नहीं बन रहे हैं, आप दूर से ही ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में पक्षपात की संभावना कम होगी। एक उदाहरण के लिए आप देखें तो क्लास के अंदर कुछ बच्चे जो होते हैं वो टीचर के प्यारे बच्चे होते हैं। टीचर उन्हें स्पेशल अट्रैक्शन देती है, स्पेशल अटेंशन के साथ में उनको ट्रीट करती है। तो उस कंडीशन के अंदर क्योंकि वो उनके साथ फ़ेस टू फेस मिलती है रोज़ाना, तो उस कंडीशन में पक्षपात की संभावना बढ़ जाती है। कहीं ना कहीं किसी बच्चे से टीचर इमोशनली अटैच हो जाती है, लेकिन एक अच्छे टीचर से हमेशा ये अपेक्षा की जाती है कि वह किसी भी बच्चे के साथ पक्षपात ना करे। तो ये ज़रूरी होता है कि आप जिस समूह में रह रहे हैं उस समूह के अंदर आप इमोशनली अटैच ना हो और सबको एक ही नज़र से देखकर जो जैसा है उसका वैसा स्टडी किया जाए। ये एक अच्छे रिसर्चर की क्वालिटी होती है। तो इसमें चूँकि आप उस समूह का हिस्सा ही नहीं बन रहे हैं, तो जब आप समूह का हिस्सा ही नहीं बनेंगे तो वहाँ पर पक्षपात की संभावना भी नहीं रहेगी। असहभागी निरीक्षण के अंदर अध्ययनकर्ता जो है वो अपना परिचय जब समूह के अंदर देता ही नहीं है, तो समूह जो है उसमें अधिक सम्मान और सहानुभूति जो है वो प्राप्त करता है, क्योंकि वो बाहर से रहकर स्टडी कर रहा है, उनका हिस्सा नहीं बन रहा है। तो उस कंडीशन में उसकी एक्सेप्टेबिलिटी जो है वो इतनी मायने नहीं रखेगी जितना कि लोगों के साथ उसका बिहेवियर जो है वो मायने रखेगा। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि इसके गुणों में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष अध्ययन होता है, अधिक विश्वसनीय होता है, समय, शक्ति व धन की बचत होती है और पक्षपात की संभावना कम होती है। अब जैसा मैंने आपको बताया कि कोई भी पद्धति, कोई भी टेक्निक कंप्लीट नहीं होती है, उसमें कुछ ना कुछ कमियां, कुछ ना कुछ दोष रह ही जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से असहभागी अवलोकन पद्धति के भी कुछ दोष हैं, कुछ डीमेरिट्स हैं जिनको कि हम स्टडी करेंगे। सबसे पहला दोष है गहन अध्ययन संभव नहीं, यानी कि इंटेंस स्टडी जो है वो पॉसिबल नहीं है। जब मैं बोल रही हूँ कि असहभागी अवलोकन है, आप किसी ग्रुप के अंदर हिस्सा नहीं बनेंगे, ग्रुप का लोगों के साथ में परमानेंट रहेंगे नहीं, तो उस कंडीशन के अंदर डीप स्टडी करना, इंटेंस स्टडी करना पॉसिबल नहीं है। हम किसी भी व्यक्ति के बारे में, समूह के बारे में तभी गहराई से जान सकते हैं जबकि हम उनके बीच में रहते हैं और काफ़ी लंबे समय तक रहते हैं। दूर बैठकर जब आप घटनाओं का अवलोकन करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो छूट जाती हैं, और कई बार हम उन घटनाओं को गलत भी समझ लेते हैं, क्योंकि हो सकता है कि उस घटना के पीछे रीज़न कोई और हो। आप चूँकि उसका हिस्सा नहीं थे, इसलिए आप उस घटना को एक अलग दृष्टिकोण से भी समझ सकते हैं, तो आप उस घटना की गहराई में नहीं जा सकते। तो बिना सक्रिय भाग लिए अनुसंधानकर्ता सामाजिक जीवन की गहराइयों में नहीं पहुंच पाता। ये इस अवलोकन का एक दोष है। दूसरा है निरीक्षण भावात्मक एवं एक पक्षीय। अनुसंधानकर्ता का निरीक्षण भावात्मक और एक पक्षीय हो सकता है क्योंकि वह समूह के सदस्यों में घुलता मिलता नहीं है, अतः उनकी भावनाओं की समझने में गलती कर बैठता है। यानी उसकी जो सोच है वो एक पक्षीय हो सकती है, भावात्मक हो सकती है। आप जब दूर से बैठकर, मैंने बताया कि किसी घटना का अवलोकन करेंगे, तो आपको उस घटना की बिगनिंग और उस घटना के दौरान जो लोगों का कन्वर्सेशन था, उस कन्वर्सेशन के पीछे जो पास्ट एक्सपीरियंस है वो चीज़ आप नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि कोई भी घटना घटित होती है, अगर आप देख रहे हैं कि दो लोग रोड पे लड़ रहे हैं, तो आपको तो यही दिखेगा कि दो लोग लड़ रहे हैं, लेकिन वो लड़ किस कारण से रहे हैं और उनमें से कौन सही है कौन गलत है, इसका जो पता लगाना है वो अगर आप अपने नज़रिए सोचेंगे तो हो सकता है वो एक पक्षीय ही हो। वो आपकी नज़र में
दूसरा व्यक्ति गलत हो सकता है, लेकिन जब आप खुद उसका हिस्सा रहते हैं देन यू केम टू रियलाइज़ कि नहीं, ऐसा नहीं है, गलत वो दूसरा व्यक्ति था। क्योंकि अगर आप प्री हिस्ट्री निकाल कर देखते हैं तब जाकर आप उस घटना की सच्चाई को समझ सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जब अनुसंधानकर्ता दूर बैठकर किसी घटना को ऑब्जर्व करता है तो उसका जो निरीक्षण है वो भावात्मक और एक पक्षीय होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तीसरा है कि एक मौन और पृथक दर्शक के रूप में अध्ययन करने से समूह के सदस्यों में उसके प्रति शंका की संभावना रहती है। जब कोई व्यक्ति दूर बैठकर हमें ऑब्जर्व करेगा तो ग्रुप के लोग हमेशा उसको एक शंका की नज़र से देखेंगे कि वाई ही और शी इज़ ऑब्जर्विंग, कि ये क्यों देख रहा है, ये क्या जानना चाहता है। और जब शंका की दृष्टि से देखेंगे तो उस कंडीशन के अंदर वो शायद आपको वो चीज़ ना दिखाए जो आप देखना चाहते हैं। कहीं ना कहीं उनका बिहेवियर आर्टिफिशियल हो जाए, कहीं ना कहीं वो आपके साथ में इतने फैमिलियर ना हो, कहीं वो आपको सपोर्ट ना करें, और हो सकता है कि वो आपको नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश करें। तो जब आप बिना किसी को बताए किसी को देखते हैं तो आगे वाला आपके लिए गलत ही सोचता है। लेकिन अगर आप उसको क्लियर कर देते हैं कि मैं एक रिसर्चर हूँ और मैं इस विषय पर रिसर्च कर रहा हूँ एंड आई नीड योर हेल्प एंड आई जस्ट वांट टू स्टडी दिस एंड दिस, तो उस कंडीशन में हो सकता है कि वो आपको सपोर्ट करें। लेकिन जब आप बिना बताए दूर से एक पृथक दर्शक के रूप में, मौन दर्शक के रूप में देखेंगे तो इससे समूह के सदस्यों में आपके प्रति शंका की संभावना बनी रहती है। पूर्णतः असहभागी निरीक्षण संभव नहीं है। गुडे और हार्ट के शब्दों में, जैसा कि विद्यार्थी समझ सकते हैं, विशुद्ध असहभागी निरीक्षण कठिन है। हम प्योर नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती हैं जिसके अंदर कि आपको इन्वॉल्व हुए बिना आप उन घटनाओं को नहीं समझ सकते। जो चीज़ें आपको बाहरी रूप से देखनी है वो बाहरी रूप से चीज़ों को तो आप ऑब्जर्व दूर से बैठ के कर सकते हैं, लेकिन जहाँ आपको रीति रिवाज, प्रथाओं, परंपराओं को समझना होगा तो वहाँ आपको उस समूह का हिस्सा बनना ही पड़ेगा। तो आप ये सोचें कि आप किसी भी विषय पर टोटली नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन टेक्निक को काम में लेकर डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। आपको कहीं ना कहीं पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का सहारा लेना ही पड़ता है। लास्ट वन इज अनुसंधानकर्ता का व्यवहार कृत्रिम। स्वयं निरीक्षणकर्ता का व्यवहार जो है वो कृत्रिम हो जाता है, अतः स्वाभाविक रूप से समूह के सदस्यों का अध्ययन नहीं कर पाता। कई बार ये होता है कि खुद का उसका बिहेवियर ही आर्टिफिशियल हो जाता है, तो वह उनके जो सदस्य होते हैं उनका स्वाभाविक रूप से अध्ययन नहीं कर पाता। तो हमने देखे कि असहभागी अवलोकन पद्धति के निम्न दोष थे: गहन अध्ययन संभव नहीं, निरीक्षण भावात्मक एवं एक पक्षीय, समूह में अनुसंधानकर्ता के प्रति शंका की संभावना, पूर्ण असहभागी निरीक्षण संभव नहीं, अनुसंधानकर्ता का व्यवहार कृत्रिम। इन सीमाओं के होते हुए भी असहभागी निरीक्षण का प्रयोग उन विशेष परिस्थितियों में किया जाता है जहां सहभागी निरीक्षण का अध्ययन संभव नहीं होता। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर किसी टेररिस्ट के ग्रुप की स्टडी करनी है, किसी डाकुओं के समूह का अध्ययन करना है, तो कुछ समूह ऐसे होते हैं जिनका कि हम पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के द्वारा स्टडी नहीं कर सकते, तो वहाँ हम नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन टेक्निक को काम में लेते हैं।